नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां महाराष्ट्र के भिवड़ी में भीषण आग लगने की खबर है। भिवड़ी में रंगाई कारखाने में भीषण आग लगी है। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुटी हुई फायर ब्रिगेड। ऐसे में आपको बता दें कि देखिए, आग बुझाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और अब तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना सामने नहीं आई है। तो लगातार फायर ब्रिगेड की टीम जो है आग बुझाने में जुटी हुई है और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ये गनीमत की खबर है। और ऐसे में महाराष्ट्र के भिवड़ी में भीषण आग लगी है। भिवड़ी में रंगाई कारखाने में भीषण आग लगी है। सूचना मिलने पर दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और जरा तस्वीरें भी देख लीजिए। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही है। वाटर कैनन के जरिए आग पर काबू पाने का प्रयास फायर ब्रिगेड की ओर से किया जा रहा है और ऐसे में ये पूरी बिल्डिंग जो है वो आग के आगोश में इस समय नजर आ रही है। धुएं का गुबार जिस तरीके से उठ रहा है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर मौजूद है। लगातार इस आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और आग की लपटें जो हैं वो खिड़कियों से बाहर आती हुई देखिए किस तरीके से भीषण आग यहाँ पर लगी। हालांकि किन कारणों के चलते आग लगी, इस आग के पीछे क्या कुछ असल कारण है, ये पता लगाया जाना भी बाकी है। इसको लेकर जांच की जाएगी, लेकिन फिलहाल दमकल विभाग मौके पर मौजूद है। लगातार आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और धुएं का गुबार देखिए तस्वीरों में, एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये हैं और भीषण आग ये जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में आग की लपटें भी कुछ इसी तरह यहां से उठती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना सामने नहीं आई है। ये गनीमत की बात है और ऐसे में फिलहाल लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। दमकल की गाड़ी मौके पर मौजूद है। वाटर कैनन के जरिए आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है और आसपास के जो मकान है संभावित उन्हें भी खाली कराने का काम किया गया है और लोगों को यहां से हटाया गया है। हालांकि अब तक इस बारे में कोई भी सूचना सामने नहीं आई है कि क्या कुछ कारण इसके पीछे हो सकते हैं और ऐसे में उस समय कारखाने में और कौन कौन मौजूद था, इस बारे में भी कोई सूचना अब तक सामने नहीं आई है। तो ये तमाम जानकारियां अभी सामने आना बाकी। मेरा नाम है ड्यूटी इंचार्ज नितिन लाड़, भिवंडी फायर ब्रिगेड। ये किस कंपनी में आग लगी, क्या काम होता था? मंगल मूर्ति डाइन सरवली MIDC पोलीस स्टेशनच्या समोर इथे आग लागली। काय की कंपनी? हे कपड़े का कंपनी है। अच्छा, कब आग लगी, कैसे आग लगी? 9:25 को हमको कॉल आया, तो तुरंत हमने गाड़ी निकाला, इधर आके देखा तो आग लगी। फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर पूरा आग लगी। तो कितना टाइम लगी, कैसा क्या? टाइम तो जाएगा क्योंकि पानी का थोड़ा कमतरता है। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित स्मरणोत्सव का शुभारंभ किया। बता दें कि पीएम मोदी वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण के सामूहिक गायन में भी शामिल हुए और एक पोर्टल भी उनकी ओर से लॉन्च किया गया है। ऐसे में पूरा देश आज वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर इसे मना रहा है और पीएम मोदी ने इस खास मौके पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया है। की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए। साथियों, गुलामी के उस कालखंड में भारत को नीचा और पिछड़ा बताकर जिस तरह अंग्रेज अपनी हुकूमत को जस्टिफाई करते थे, इस प्रथम पंक्ति ने उस दुष्प्रचार को पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया। इसलिए वंदे मातरम केवल आजादी का गान ही नहीं बना, बल्कि आजाद भारत कैसा होगा, वंदे मातरम ने
वो सुजलाम सुफलाम सपना भी करोड़ों देशवासियों के सामने आजादी की लड़ाई में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर हैं। पीएम मोदी इस दौरे के दौरान देश को 4 नए सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की सौगात देंगे। वहीं वाराणसी में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम इसके लिए किए गए हैं। इसके अलावा जिन रूट्स पर पीएम मोदी गुजरेंगे वहां डायवर्जन और नो एंट्री भी लगाई गई है। वाराणसी पुलिस ने एयरपोर्ट से BLW तक जाने वाले मार्ग पर डायवर्जन लागू किया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं और उनके आगमन और प्रस्थान के समय बाबतपुर पुलिस चौकी चौराहे से शहर की तरफ किसी भी बड़े वाहन को नहीं आने दिया जाएगा। तो ये तमाम प्रोटोकॉल्स लागू हुए हैं। बता दें कि पीएम मोदी आज शाम लगभग 5 बजे अपने 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंच रहे हैं और ऐसे में उनके आगमन को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। 3,884 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है, यानी बड़ी विकास की सौगात लेकर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का 50वां वाराणसी दौरा है और आपको बता दें कि मेहंदीगंज में एक जनसभा भी करेंगे। विकास और संस्कृति पर उनका जोर रहेगा और ऐसे में 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी प्रधानमंत्री की ओर से दिखाई जाएगी। तो कुल मिलाकर अपने साथ विकास और कनेक्टिविटी की सौगात लेकर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। बनारस स्टेशन दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर जो उनका संसदीय क्षेत्र है वो इस समय सजकर तैयार है और जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी जाते हैं, काशी जाते हैं, तब तब उनका भव्य रूप से स्वागत किया जाता है। महज तैयारियों से नहीं बल्कि वहां की जनता जो है वो अपने जो है सांसद को देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए तत्पर रहती है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने चुनाव यहां से लड़ा और बार बार जनता ने यहां से उन्हें विश्वास के साथ जिताया है, तो आज 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर बड़ी सौगात वो देने वाले हैं वाराणसी में। तो ये बड़ी खबर जहां पर सड़क बिजली परियोजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री के हाथों होना है। तो ये तमाम परियोजनाएं जिसके जरिए विकास को तेजी मिलती नजर आएगी। बनारस स्टेशन दुल्हन की तरह सजकर तैयार है और ऐसे में प्लेटफॉर्म पर विशेष व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, यानी प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तमाम तैयारियों को यहां पर पुख्ता किया गया है। परियोजनाओं से लेकर तमाम पहलुओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर नगरी जो है वो तैयार है और ऐसे में आप समझिए कि मेहंदीगंज में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा करेंगे तो उस जनसभा के दौरान तमाम पहलुओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हुए नजर आएंगे और इसी के साथ साथ जनता को किस तरीके से संबोधित करेंगे, क्या कुछ खास कहेंगे, देखना होगा। और इस बीच पवन कुमार चौधरी हमारे संवाददाता वाराणसी से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तो पवन, वाराणसी किस तरीके से सजकर तैयार है, संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री का, और ऐसे में 50वां दौरा है ये प्रधानमंत्री का, कितना खास ये दौरा रहने वाला है, क्या कुछ इंतजामात है, क्या कुछ पूरी जानकारी? हाँ देखिए, तो देखिए कुल मिलाकर
प्रधानमंत्री का ये दौरा जो है काफी ज्यादा खास होने वाला है। ऐसे में आप ये भी समझाइए कि किस तरीके से वाराणसी में लोग उत्साहित है, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर उनका संसदीय क्षेत्र जो है वो भी काफी ज्यादा उत्साहित रहता है। किस तरीके से लोगों में उत्साह है, क्योंकि जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हम्म। हम्म। और ऐसे में जो स्टेशन है वो भी सज धज कर तैयार है और वाराणसी भी बिल्कुल दुल्हन की तरह सजकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयार है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किन किन खास कार्यक्रमों में शामिल होंगे? 2 दिन का उनका ये दौरा है, इसमें कौन कौन से खास कार्यक्रम रहने वाले हैं जिनमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे परियोजनाओं के उद्घाटन के अलावा? हम्म। हम्म। ऐसे में ये भी समझाइए कि तमाम प्रोटोकॉल जब लागू होंगे, डायवर्जन लागू होंगे, तो लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना ऐसे में करना पड़ सकता है। तो लोगों के लिए क्या कुछ एडवाइजरी यहाँ पर है? क्योंकि जब जब वीआईपी मूवमेंट होती है तो लोगों को भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है डायवर्जन की वजह से। हम्म। हम्म। हम्म।
बिल्कुल, तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र का दौरा है वो काफी ज्यादा खास रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े और तमाम जानकारी आपकी ओर से साझा की गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कन्नौज में साप्ताहिक परेड में एसपी विनोद कुमार को पुलिस कर्मियों ने सलामी दी है। सलामी के बाद एसपी ने परेड का निरीक्षण किया और पुलिस की मानसिक और शारीरिक दक्षता बनाए रखने के लिए दौड़ भी लगवाई। साथ ही अनुशासन और एक रूपता के लिए टोलियां बनवाकर ड्रिल भी इस दौरान कराई गई। वहीं ड्रिल में खामियां मिलने पर एसपी ने आरआई को सुधार के निर्देश दिए। इस दौरान आकस्मिक उपकरणों की जांच भी की गई और पीआरवी टीम को सतर्क रहकर ड्यूटी निभाने के निर्देश भी दिए गए। तो साप्ताहिक परेड में एसपी विनोद कुमार पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने एसपी विनोद कुमार को यहां पर सलामी दी है। एसपी ने परेड का निरीक्षण इसके बाद किया और परेड का निरीक्षण कर उन्होंने तमाम जानकारियां यहां पर ली हैं और इसी के साथ साथ मानसिक और शारीरिक तौर पर जांच करने के लिए दौड़ भी यहां पर करवाई गई है। और ऐसे में तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एसपी ने परेड का निरीक्षण यहां पर पहले किया और उसके बाद यहां पर दौड़ लगवाई गई पुलिसकर्मियों को ताकि उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को जांचा जा सके। बढ़ेंगे आगे। देश की राजधानी दिल्ली में गुरुवार की रात इस सीजन की अब तक की सबसे ठंडी रात रही है। शहर का न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ जब पारा 15 डिग्री सेल्सियस के नीचे लुढ़का है। वहीं एक दिन पहले दिल्ली का तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी के मुताबिक अधिकतम तापमान भी सामान्य से करीब 3 डिग्री कम यानी कि 27.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पालम स्टेशन पर अधिकतम तापमान सिर्फ 24.9 डिग्री तक पहुंच पाया, तो सामान्य से 5.9 डिग्री ये कम रहा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी हिमालय में ताजा बर्फबारी के बाद चल रही ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते दिल्ली में सर्दी ने दस्तक दे दी है। साफ आसमान के चलते रात में रेडिएशन कूलिंग भी बढ़ी है, जिससे तापमान में तेज गिरावट आई है। पिछले साल 29 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस जो है दर्ज किया गया था, जबकि इस साल नवंबर की शुरुआत में ही तापमान ने ठंड का एहसास कराना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए आसमान साफ रहने का पूर्वानुमान भी जताया है। अधिकतम तापमान 27 से लेकर 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई गई है। तो दिल्ली में सर्दी की एंट्री हो चुकी है, जहां दिल्ली का न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और इसी के साथ साथ सीजन में पहली बार पारा जो है 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस से कम रहा है और न्यूनतम तापमान एक दिन पहले 18.4 डिग्री था, सामान्य से ये कम है। और दिल्ली में एक दिन पहले न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस था और इसी के साथ साथ अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस और सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस ये कम है। पालम स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। सामान्य से 5.9 डिग्री सेल्सियस ये अलग दर्ज किया गया है। पश्चिमी हिमालय में ताज़ा बर्फबारी के बाद ठंडी हवाओं के चलते अब दिल्ली में ठंड को महसूस किया जा सकता है। उत्तर पश्चिमी हवाओं ने दिल्ली को अब ठंडा कर दिया है और ऐसे में सर्दियों ने कह सकते हैं एक तौर पे दस्तक भी दिल्ली में दे दी है और रेडिएशन कूलिंग भी रात के समय साफ आसमान के चलते अब बढ़ गई। हिमालयी हवाओं का असर उत्तर भारत में भी बढ़ता हुआ अब नजर आ रहा है, जहां पर आपको बता दें कि रात में साफ आसमान से रेडिएशन कूलिंग बढ़ी है। हिमालयी हवाओं का असर उत्तर भारत में अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उत्तर भारत में ठंड ने भी दस्तक इसके जरिए दे दी है। पिछले साल ठंड का हाल क्या था वो भी आपको हम समझा रहे हैं। 26 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस था। 2024 में नवंबर अंत तक 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आम थी और 2023 में 9.2 डिग्री सेल्सियस, 2022 में 7.3 डिग्री सेल्सियस से दर्ज किया गया। पिछले साल की बात करें तो 29 अक्टूबर को 9.5 डिग्री सेल्सियस से दर्ज किया गया था। तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिले वो हम आपको बता रहे हैं कि पिछले साल 2024 में ठंड का क्या हाल था और उसके कंपैरिजन में इस साल इसका क्या हाल है वो भी हमने आपको समझाया है कि कैसे पिछले साल के मुकाबले इस बार ठंड की दस्तक जो है वो पहले दर्ज की गई है।
बढ़ेंगे आगे। कानपुर में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर नानाराव पार्क में विशेष कार्यक्रम का भव्य तौर पर आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधायक महेश त्रिवेदी, जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, महापौर प्रमिला पांडे, विधायक नीलिमा कटियार संघ प्रशासनिक अधिकारी ने शिरकत की है। वही स्कूली छात्रों, स्काउट्स और जनप्रतिनिधियों, सांस्कृतिक संस्थाओं, समाज सेवियों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने वंदे मातरम स्मरण उत्सव में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया है। वहीं कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम का सामूहिक गायन हुआ और स्वतंत्रता आंदोलन में इस गीत को प्रेरक भूमिका के तौर पर याद भी किया गया है। जो राष्ट्रगीत है हमारा वंदे मातरम, उसके उद्घोष के 150 वर्ष पूरे हुए हैं और उसी क्रम में आज हमारा कानपुर नगर में जो ऐतिहासिक नानाराव पार्क है उसमें उस गीत के सम्मान में, उस गीत की स्मृति में और राष्ट्र प्रेम की जो हमारी अखंड ज्योति है उसको प्रज्वलित करने के लिए इस गीत का आह्वान हुआ है। हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधियों ने, मेयर महोदया ने, नीलिमा कटियार मैम ने, हमारे मिसेस कुरील ने, आदरणीय मैथानी जी ने, मदर महेश त्रिवेदी जी ने और हमारे महाना जी के प्रतिनिधि अवस्थी जी ने, इन सब लोगों ने जिला अध्यक्ष महोदया के साथ में प्रतिभाग किया है। और उद्देश्य यही है कि जब देश अंधकार में था, 1857 की आजादी के लड़ाई के में उसकी सफलता नहीं मिल पाई, तो उस समय देश को जब एक अलग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ पर इसे राष्ट्र की सामूहिक चेतना का प्रतीक बताते हुए कहा कि ये गीत न केवल गायन है बल्कि कर्तव्यों की अभिव्यक्ति भी है। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि हम अपने अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन क्या उतनी ही गंभीरता से कर्तव्यों का जिक्र करते हैं? यही कारण है कि पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश में कर्तव्य पथ पर चलकर नई ऊंचाइयों को छुआ गया है। याद करना, जब एक शिक्षक अपने छात्र को संस्कारवान बनाता है, जब एक जवान विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी सर्दी गर्मी की परवाह के बगैर भी देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए अडिग खड़ा होता है। मैंने विपरीत परिस्थितियों की बात इसलिए कही कि सियाचिन ग्लेशियर में जो जवान खड़ा होगा वहां पे टेम्परेचर -40 तक होगा, लेकिन मई जून में राजस्थान के रेगिस्तान में जो जवान भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहा होगा वहां पे 55 डिग्री टेम्परेचर में भी वह व्यक्ति गर्मी की परवाह के बगैर लगातार सीमाओं की सुरक्षा के लिए और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।